नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने उन चार राजवंशों को विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ा, जिसमें से पहला क्या था? संगम वंश। दूसरा क्या था? सालो वंश। तीसरा हम लोग तुलु वंश को पढ़ रहे हैं। तुलु वंश में हम लोगों ने कृष्णदेवराय तक पढ़ लिया था। ठीक है। कृष्णदेवराय का जो शासन काल है ये 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी तक है। ठीक है। कृष्णदेवराय के मृत्यु के पश्चात उनके चचेरे भाई का बेटा, चचेरा भाई कौन? अच्युत देवराय। अच्युत देवराय जो है शासन पर विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय की मृत्यु जब होती है 1529 में, तो उस समय उनका जो उत्तराधिकारी था, उनका जो अपना बेटा था, जिसे तुलु वंश की राजगद्दी पर बैठना था, वह मात्र 18 महीने का था। इसलिए उसने अपने चचेरे भाई कृष्णदेव राय को विजयनगर की गद्दी पर आसीन कर देता है, क्योंकि उसने अपना उत्तराधिकारी अपने मृत्यु के पहले ही कृष्णदेव राय को बना दिया था। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय के जो जमाता हैं राम राय, वो जो है इस व्यवस्था को पसंद नहीं करते, नाखुश थे। तो ठीक है, तो हमको किसे पढ़ना है? हमको अच्युत देव राय को पढ़ना। ठीक है। अच्युत देव राय, जिनका शासनकाल है 1529 से 1542 ईस्वी। ठीक है। तो मैंने बताया कि कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कौन था? अच्युत देव राय था। अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय अपने मृत्यु के पहले ही अपना उत्तराधिकारी अच्युत देव राय को घोषित कर दिया था, क्योंकि उसका बेटा मात्र 18 महीने का था। ठीक है। अब आप देखेंगे, लेकिन जो जमाता और राम राय को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी। तो राम राय क्या करते हैं? राम राय अपने साले किसको? सदाशिवराव को गद्दी पर बैठाने का दावा पेश करते हैं। कौन? राम राय। ये किसको बैठाते हैं? सदा शिव राय के लिए जो है दावा पेश करते हैं। आप देखेंगे कि जब ये सदाशिवराव के लिए राम राय, जो जमाता सदाशिवराव के गद्दी पर बैठाने दावा पेश करते हैं, तो वहीं अच्युत देव राय के दो साले हैं। उनका क्या नाम है? उनका एक है सलक राज तिरुमल। कौन है? सलक राज तिरुमल। और दूसरा है चिन तिरुमल। ठीक है। ये दोनों जो है किसकी मदद करते हैं? ये दोनों अच्युत देव राय की मदद करते हैं, या उनका अच्युत देव राय को, इन दोनों को समर्थन प्राप्त था। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में विजयनगर साम्राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि राम राय के प्रयत्नों को विफल करने के लिए अच्युत देवराय ने क्या किया? राम राय का जो प्रयत्न है, इसको विफल करने के लिए अच्युत देव राय ने क्या किया कि 2 बार अपना राज्याभिषेक 2 अलग अलग स्थानों पर करवाया। ठीक है।
2 बार क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, और दोनों जो है कहां, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थान पर होता है। अब आप देखेंगे इसके बाद, चूंकि अच्युत देव राय बुद्धिमत्ता का, बाद में अच्युत देव राय बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए क्या करता है कि राम राय को शासन में भागीदारी या सहभागी बनाकर, ये जो गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, सत्ता के लिए जो संघर्ष था, उसको क्या करता है, ये विफल कर देता है या विराम दिलवा देता है। ठीक है, आप देखेंगे कि अच्युत राय के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, अच्युत देव राय के समय में एक स्थान विजयनगर के अंतर्गत आता था, क्या, तूतीकोरिन। एक स्थान है क्या, तूतीकोरिन में क्या होता था, हीरे का जो है, यहां जो है सॉरी मोती, ये जो है मोती उत्पादक क्षेत्र है, जिस पर क्या होता है, जिस पर पुर्तगालियों ने क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। तूतीकोरिन किसके लिए प्रसिद्ध है, मोती उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आप देखेंगे कि इसी समय, अच्युत देव राय के समय ही पुर्तगाली व्यापारी, कौन, पुर्तगाली यात्री, उसे व्यापारी भी था, घोड़े का व्यापारी था, क्या नाम उसका, नूनीज। पुर्तगाली यात्री जो बेसिकली घोड़े का व्यापारी था, कौन, नूनीज। क्या करता है कि नूनीज भारत की यात्रा की थी, और कुछ समय तक क्या था, इन अच्युत राय के दरबार में भी रहा था। ठीक है, अब देखेंगे कि मैंने बताया कि नूनीज क्या था, नूनीज बेसिकली जो है क्या था, ये जो है घोड़े का, यह क्या है, यह बेसिकली घोड़े का व्यापारी था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था क्रॉनिकल ऑफ फर्नास मुनीज। क्या है, क्रॉनिकल ऑफ फर्नास मुनीज। ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ फर्नास मुनीज जो है में क्या करा था, उसने विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेके, मतलब कि संगम वंश से लेकर के अच्युत देव राय के शासन के अंतिम वर्षों तक का इतिहास जो है क्रॉनिकल ऑफ फर्नास मुनीज में वर्णित किया गया है, या इतिहास लिखा गया है। ठीक है, अब देखेंगे जो अच्युत देव राय हैं, अच्युत देव राय का जो विवाह हुआ है, ये पांड्य राजकुमारी, कौन, पांड्य राजकुमारी, ठीक है, पांड्य राजकुमारी से हुआ है। उनका नाम था वादांबिका। क्या नाम है उनका,
वादाम्बिका से हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे कि 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में अच्युत देव राय की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अच्युत देव राय के एक दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहता था, दरबारी कवि था, क्या नाम था उसका, राजनाथ डिंडिम अच्युत राय। क्या, राजनाथ डिंडिम अच्युत देव राय। अच्युत देव राय कौन था, राजनाथ डिंडिम अच्युत देव राय। यह जो है अच्युत देव राय का दरबारी कवि था। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो सॉरी अच्युत देव राय जो है अपने व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित एक जो है संस्कृत काव्य की रचना की थी, उसका नाम था अच्युताराय अभ्युदय। अच्युताराय अभ्युदय, क्या नाम था, अच्युताराय अभ्युदय, क्या संस्कृत काव्य की रचना की थी। ठीक है, आप देखेंगे कि राम राय ने तिरुमल को कई युद्धों में परास्त करके, ठीक है, राम राय तिरुमल कौन, सलग राय तिरुमल, चिन तिरुमल, ठीक है, इनको कई युद्धों में पराजित करके अच्युत राय के भतीजे सदाशिव राय को क्या करता, गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, ये अच्युत राय समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, सदाशिव राय को। ठीक है, इसके बाद हम जो है सदाशिव राय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सदाशिव राय, ये जो सदाशिव राय है इसका जो शासन काल है ये 1542 से 1570 ईस्वी तक है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इनके बारे में मात्र आप इतना जानिए कि सदाशिव राय के शासन काल में वास्तविक सत्ता जो है, ठीक है, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, राम राय के, वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी। ठीक है, शासन पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कौन, राम राय, शासन सत्ता में अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए राम राय क्या करता है, अपने पुराने विश्वास पात्र अधिकारियों को हटाकर अपने व्यक्तियों की नियुक्ति जो है करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद एक युद्ध होता है, उस युद्ध की चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध, या उसे कहा जाता है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जो है कितने में होता है, 1665 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1565 ईस्वी में होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, 1600 या 1500 भी बताएंगे, दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन आप देखेंगे कि जो सदाशिव राय है, सदाशिव राय शासक तो है लेकिन सारी सत्ता किसके हाथ में है, राम राय के हाथ में।
ठीक, अब आप देखेंगे कि तालीकोटा के युद्ध के पश्चात राम राय के भाई तिरुमल्क ने, ठीक है, जब तालीकोटा का युद्ध होता है तालीकोटा के युद्ध के बाद, ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई कौन? तिरुमल्क। राम राय के भाई कौन है? तिरुमल्क। ठीक है, राम राय के भाई तिरुमल्क ने सदाशिव को लेके कहा जाते हैं? पेनुकोंडा आ गए। कहां आ गए? पेनुकोंडा। पेनुकोंडा क्यों आ गए? क्योंकि तालीकोटा के युद्ध में या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर को पूर्ण रूप से जो एक महासंघ बना था, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर, ये चारों संघ मिलके इसको भयंकर तरीके से लूटा था और बर्बाद कर दिया था। इसलिए वो क्या करते हैं? विजयनगर से कहां आ जाते हैं? पेनुकोंडा आ जाते हैं और यहीं पर क्या करते हैं? शासन प्रारंभ कर देते हैं। आप देखेंगे यहीं पर उसने विजयनगर के, ठीक है, विजयनगर के चौथे राजवंश, विजयनगर के चौथे राजवंश, क्या नाम है? अरवीडू राजवंश की स्थापना जो है कौन करता है? अरवीडू राजवंश की स्थापना तिरुमल या तिरुमल्क द्वारा किया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो अरमेडू राजवंश है, ये 80 वर्ष तक टोटल शासन जो है किया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका पहला शासक कौन है? इसका पहला शासक है तिरुमल। ठीक है, तिरुमल का जो शासन काल है यह है 1570 से 1572 ईस्वी। ठीक है, 1570 से 1572 ईस्वी तक आप देखेंगे कि सदाशिव राय को गद्दी से उतारकर तिरुमल ने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अरवीडू राजवंश की स्थापना की थी तथा उसने अपनी राजधानी विजयनगर के स्थान पर, विजयनगर के स्थान पर कहां? पेनुकोंडा स्थानांतरित की। और ऐसा क्यों की? क्योंकि तालीकोट, मैंने बताया था कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था या नष्ट हो गया था। आप देखेंगे कि विजयनगर तिरुमल जो क्या कर रहा, तिरुमल ने बहुत विषम परिस्थितियों में गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, इसीलिए तिरुमल को पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक, पतनशील एक उपाधि है किसकी? तिरुमल की एक उपाधि है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है क्या? पतनशील कर्नाटक पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक। ये क्या है? ये जो है तिरुमल की उपाधि है। आप देखेंगे कि एक विद्वान है भट्ट मूर्ति। क्या है? भट्ट। इनकी एक पुस्तक का कौन सी है? वसुचरितम।
क्या है? वसु चरितम। यह वसु चरितम पूर्ण रूप से तिरुमल को समर्पित है। ठीक है। अब इसके बाद तिरुमल के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है? तिरुमल के बाद गद्दी पर इनका छोटा भाई। किसका? तिरुमल का। कौन? सॉरी, छोटा भाई नहीं, ज्येष्ठ पुत्र। हाँ ठीक है। इनका बड़ा बेटा कौन? श्रीरंग। बड़ा बेटा श्रीरंग। इनको श्रीरंग फर्स्ट हम कह सकते हैं। श्रीरंग फर्स्ट जो है विजयनगर की गद्दी पर बैठते हैं, जिनका शासनकाल होता है 1572 से 1585 ईस्वी तक। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो श्रीरंग हैं, श्रीरंग जो है तिरुमल के जो है ज्येष्ठ पुत्र हैं। ठीक है। तिरुमल के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप देखेंगे कि उसकी मृत्यु के बाद, किसकी? तिरुमल की मृत्यु के बाद श्रीरंग फर्स्ट जो है विजयनगर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। आप देखेंगे कि श्रीरंग प्रथम की उपलब्धियों में जो इनकी एक उपलब्धि है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, क्या? मत्स्य क्षेत्रीय तट के उदंड मावरों का दमन। ठीक है। मत्स्य क्षेत्रीय तटीय उदंड मावरों का दमन। ठीक है। तो वहीं दूसरा, किन्होंने मुस्लिमों से, श्रीरंग फर्स्ट ने मुस्लिमों से एक जिला जो विजयनगर का था, कौन था? अहोवलम। अहोवलम को मुस्लिमों से छीन लिया था। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेंकट सेकंड को। इसके बाद हम वेंकट सेकंड को पढ़ेंगे। ठीक है। वेंकट सेकंड चूंकि श्रीरंग का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 1585 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई, कौन? उसका छोटा भाई वेंकट सेकंड जो है विजयनगर की गद्दी पर बैठता है। इसका जो शासनकाल है 1586 से 1614, 1586 से 1614 ईस्वी तक ये विजयनगर की गद्दी पर रहता है। अब देखेंगे कि ये जो वेंकट सेकंड है, इसको अरवीडो वंश का महानतम शासक कहा जाता है। इसको
अरविडो वंश का महानतम शासक अरविडो वंश का महानतम शासक कहा जाता है वेंकट सेकंड को। अब देखेंगे जिसने विजयनगर साम्राज्य को अछूत रखने में पूर्ण रूप से सफल रहा। आप देखेंगे इसने जो क्या किया था, इसका जो मुख्यालय था, यह राजधानी थी, कहां थी, चंद्रागिरी। ठीक है, चंद्रागिरी जो है इसका मुख्यालय था। अब देखेंगे कि कालांतर में इसने अपनी राजधानी पेनुकोंडा भी स्थानांतरित करी थी। कहां, पेनुकोंडा भी इसने स्थानांतरित करी। ठीक है, अब देखेंगे कि 1610 ईस्वी में वेंकट सेकंड ने क्या करा था, डचों को पुलिकट में, कहा 1600, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 1610 ईस्वी में वेंकट सेकंड ने क्या किया था कि पुलिकट में, ठीक है, कहा पुलिकट में डचों को कारखाना स्थापित करने के साथ ही किसका, व्यापार की भी अनुमति दे दी। ठीक है, अनुमति प्रदान की थी। अब आप देखेंगे ऐसा करने से क्या हुआ, इस कार्य से विदेशों में या विदेशियों की दृष्टि में इसके साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि चंद्रागिरी में अनेक राजनयिक मंडल आए। ठीक है, अनेक राजनीतिक मंडल आए और इसके दरबार में उपस्थित हुए। आप देखेंगे स्पेन के फिलिप थर्ड ने स्पेन के फिलिप थर्ड ने सीधा जो है पत्र व्यवहार किया था, सीधा पत्र व्यवहार वेंकट सेकंड से किया था। तो आप देखेंगे वहीं साथ ही साथ 1598 ईस्वी में उसके दरबार में ईसाई पादरियों का स्वागत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसाई पादरियों का स्वागत किया गया था। तो वहीं आप देखेंगे उन्हें संपूर्ण साम्राज्य में, साथ ही साथ इन लोगों को संपूर्ण साम्राज्य में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार एवं गिरजाघर बनवाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी, किसके, वेंकट सेकंड के द्वारा। और आप देखेंगे कि साथ ही साथ वेंकट सेकंड ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, आप देखेंगे
कि वेंकट सेकंड की मृत्यु के बाद क्या होता है, वेंकट सेकंड की मृत्यु के बाद के साथ ही अरबीडू वंश व विजयनगर दोनों का क्या शुरू होता है, पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि वेंकट सेकंड के बाद जो उनके परवर्ती शासकों में कौन, जैसे श्रीरंग द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, श्रीरंग द्वितीय, इनका शासनकाल कितना है, 1614 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद इनके बाद कौन होता है, रामदेव। रामदेव 1614 से 1630 ईस्वी। इसके बाद आप देखेंगे वेंकट सेकंड थर्ड, कौन, वेंकट थर्ड, इनका शासनकाल है 1630 से 1642। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे फिर आते हैं श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय, इनका जो शासनकाल है 1642 से 1652 ईस्वी तक, 1652 ईस्वी तक। ठीक है। आप देखेंगे ये जो वेंकट तृतीय हैं, वेंकट तृतीय का एक शक्तिशाली मंत्री था, उसका नाम था दरमेला वेंकटप्पा। क्या, दरमेला वेंकटप्पा। ठीक है। दरमेला वेंकटप्पा ये क्या था, एक मंत्री था। किसका मंत्री था, यह वेंकट थर्ड का, ठीक है, सॉरी, श्रीरंग थर्ड का जो है शक्तिशाली मंत्री दरमेला वेंकटप्पा, उसने क्या किया था, उसने वेंकट तृतीय के काल में 1639 ईस्वी में, कितने, 1639 ईस्वी में अंग्रेजों को कोवल को अनुदान में, ठीक है, कोवल को अनुदान व साथ ही मद्रास के पट्टग्गम, कौन, पट्टग्गम को क्या करता है, दुर्ग में, यहां जो है मद्रास पट्टग्गम में इसने क्या किया, दुर्ग बनाने की या दुर्ग बनवाने की जो है अनुमति प्रदान की, जो आगे चलकर क्या हुआ, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो आगे चल के फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, जब सदाशिवराय जो है, राम राय ने सदाशिवराव को राजा या विजयनगर के गद्दी पर बैठाया था, उस समय एक संघर्ष हुआ था, कौन, तालीकोटा या राक्षसी टांगड़ी का। ध्यान दीजिएगा, ताली कोटा या इसी को राक्षसी टांगड़ी का युद्ध। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी टांगड़ी का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में
यह युद्ध जो है हुआ था। और यह जो युद्ध ये हुआ था, आप जानिएगा, यह युद्ध दक्कन के संयुक्त सैनिक संघों व विजयनगर के मध्य हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे कि इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक सदाशिव था, जिसका पूरा नियंत्रण, नाम मात्र का शासक था। पूरा पावर या पूरे शासन सत्ता की बागडोर किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में थी। ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध एक सैनिक महासंघ का गठन किया गया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। लेकिन बरार नहीं शामिल था। बरार क्यों नहीं शामिल था? बरार इसलिए नहीं शामिल था कि गोलकुंडा से उसके मध्य जो है कहा जा सकता है कि पारस्परिक जो है शत्रुता के कारण बरार इन महासंघ में शामिल नहीं था। और आप देखेंगे कि जो दक्कनी महासंघ था, इस दक्कनी महासंघ में आप देखेंगे कि जो इनका राज्यों का पारस्परिक जो संबंध मजबूत हुआ था, कैसे हुआ था? वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत किया गया था। किस पे? वैवाहिक संबंधों द्वारा महासंघ को मजबूत किया गया था या बनाया गया था। कैसे? अब आप देखेंगे कि अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह किससे हो रहा है? इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ। तो वहीं फिर आप देखेंगे हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री, दूसरी पुत्री कौन है? चांद बीबी। चांद बीबी का विवाह किससे हो रहा है? बीजापुर के अली आदिल के साथ किया। तो वहीं आप देखेंगे अली आदिल की बहन हदिया सुल्ताना का विवाह हुसैन निजाम शाह के पुत्र मुर्तजा से हुआ था। ठीक है, इस तरीके से सब लोगों का वैवाहिक संबंधों का यह महासंघ था, जो वैवाहिक संबंधों से मजबूत किया गया था। अब आप देखेंगे कि तालीकोटा की युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तालीकोटा के युद्ध की शुरुआत हुई बीजापुर के सुल्तान कौन है? बीजापुर के सुल्तान कौन है? अली आदिल। बीजापुर के सुल्तान कौन? अली। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल ने क्या किया? अली आदिल ने रायचूर, मुगदल और अदोनी किलों की वापसी की मांग कर दी। किसके? रायचूर, मुगदल और कौन सा किला था? अदोनी किला। अदोनी किले की मांग की जाती है। ठीक है, लेकिन सदाशिव राय जो राम राय के हाथों की कठपुतली था, जो पूरी शासन सत्ता राम राय के हाथों में थी, उसने इसको ठुकरा दिया, इनकी मांग को। कहा कि मैं आपकी मांग को हरगिज नहीं मानूंगा। और इसी के बाद, मांग ठुकराने के बाद, दक्कनी महासंघ की सेनाएं क्या हुई कि राशि तोंगड़ी की ओर बढ़ी और 23 जनवरी 1565 को 23 जनवरी 1565 को ऐतिहासिक तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है, ऐतिहासिक तालीकोटा का युद्ध हुआ। आप देखेंगे कि इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में अहमद शाह के जो हुसैन है, निजाम शाह ने राम राय को मारकर चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि अब मैंने तुमसे बदला ले लिया है,
अल्लाह जो भी सजा देना चाहे दे। और जानते हैं इस युद्ध में राम राय का भाई वेंकटाद्रि भी मारा जाया था। और आप देखेंगे कि महासंघ की जो दक्कनी महासंघ की सेनाएं थी, ये विजयी सेना नगर में प्रवेश करती है और पूरी तरह से विजयनगर को नष्ट कर देती है। ठीक, अब आप देखेंगे कि इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, जो एक घटना हुआ था तालीकोंडा का या राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? सेविल था। इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था सेविल जो है, युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। और इसने, इसकी एक पुस्तक है ए फॉरगॉटन एम्पायर। क्या इसका एक पुस्तक है? ए फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है, ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की है। और आप देखेंगे तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री कौन? सीजर फ्रेडरिक। कौन? सीजर फ्रेडरिक जो है विजयनगर की यात्रा की थी और विजयनगर की स्थिति का वर्णन किया था। ठीक है, बस आज विजयनगर साम्राज्य का जो चौथा राजवंश था अरमेडू, वो भी समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग सूफी एवं भक्ति आंदोलन को पढ़ते हुए मुगल वंश पे आ जाएंगे। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर की जो परीक्षाएं हैं या यूपीएससी यूपीपीएससी का है, हिस्ट्री के जो भी बच्चे हो या जीएस के माध्यम से उन प्रतियोगी छात्रों को जो इन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।